इस कहानी का टाइटल है मोगैम्बो खुश हुआ पार्ट 2। अगर आपने अपने घर में कभी मुर्गियाँ पाली होंगी तो आपको ये तजुर्बा ज़रूर हुआ होगा कि जब कोई मुर्गी जवान होती है और फिर उसकी ज़िंदगी में वो दिन करीब आने लगता है जब वो अंडे देना शुरू करने वाली होती है। ऐसी मुर्गी अपने आप में काफ़ी परेशान सी हो रही होती है। वो घर में खूब उधम मचाए रहती है। जिस दिन वो अंडा देती है उस दिन की बेचैनी तो उसकी देखी नहीं जा सकती। वो कभी एक जगह सुकून से बैठ ही नहीं सकती। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, और इसी तरह वो सारे घर में हंगामा मचा लेने के बाद जब अंडा दे लेती है तब उसे करार आता है। ऐसी ही मुर्गी की तरह वो आर्टिस्ट भी होता है जो अपने कैरियर की पहली फिल्म साइन करता है। जब तक उसकी पहली फिल्म बनकर हिट या फ्लॉप नहीं हो जाती वो बड़ा बेचैन और अपनी बेचैनी और फड़फड़ाहट से यूनिट में सबको परेशान करता रहता है। तो जनाब ऐसे ही एक आर्टिस्ट थे फ़िरोज़ खान साहब। ये वो फ़िरोज़ खान नहीं जिन्होंने धर्मात्मा या कुर्बानी जैसी हिट फिल्में बनाई थी। ये फ़िरोज़ खान बांद्रा हिल रोड पर ही रहते थे जहाँ से नासिर हुसैन साहब का ऑफिस दूर नहीं था। अच्छी सूरत शक्ल, अच्छी पर्सनालिटी थी जनाब की। वैसे बनना तो चाहते थे हीरो, लेकिन नासिर हुसैन साहब ने इन्हें अपनी फिल्म मंजिल मंजिल और फिल्म ज़बरदस्त दोनों में ही विलन के रोल के लिए साइन कर लिया। इन दो फिल्मों में तो ये फ़िरोज़ खान ही रहे, लेकिन इन दोनों फिल्मों की नाकामी के बाद जब इन्हें कहीं और काम नहीं मिला और फिर महाभारत सीरियल में अर्जुन का कैरेक्टर करने को मिला तो जनाब ने अपना नाम अर्जुन ही रख लिया। नासिर साहब ने तो फ़िरोज़ को साइन करके नज़र करम करके गोद ले लिया, लेकिन फ़िरोज़ को पालने की जिम्मेदारी पूरे ऑफिस स्टाफ के सर आ गई। फ़िरोज़ साहब सवार हो गए असिस्टेंट डायरेक्टर के सरों पर, क्योंकि जनाब का घर ऑफिस से बहुत करीब ही था। रोज़ ऑफिस आधम के। अब नासिर साहब से तो बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। ये जनाब हम लोगों से ही अपना रोल डिस्कस करने में लगे रहते थे। हर रोज़ इनका यही सवाल, मेरे सीन क्या हैं, ड्रेसेस क्या होंगी, मैं किस तरह के मैनरिज्म करूं, मेरे डायलॉग क्या हैं, वगैरह वगैरह। नया नया मुसलमान प्याज बहुत खाता है, इसलिए फ़िरोज़ तो प्याज खा रहे थे, लेकिन प्याज की धांस ने आंसू हम लोगों के निकाल दिए। फ़िरोज़ मियाँ की अगर बेचैनी और बेकरारी को आप अपने तसव्वुर में ले आए हों तो मैं आपको ले चलता हूँ उस दिन की शूटिंग पर जिस दिन फ़िरोज़ और अमरीश जी पहली बार ज़बरदस्त के सेट पर मिले। फिल्म में दोनों बाप बेटे का रोल प्ले कर रहे थे और दोनों ही फिल्म में विलन थे। फ़िरोज़ ने तो जैसे तय ही कर लिया था कि वो अपनी पहली फिल्म में ही अमरीश पुरी जैसे विलन की छुट्टी कर देंगे। फ़िरोज़ ने खुद अपनी ड्रेसेस पे मेहनत करके बड़े शानदार सूट्स बनवाए थे, जो अमरीश जी के सूट से ज़्यादा शानदार थे, जिन्हें देखकर अमरीश जी भी हिल गए थे। फ़िरोज़ के कपड़ों की कीमत भी रियाज़ भाई को काफ़ी देना पड़ी थी, जिसके लिए रियाज़ भाई फ़िरोज़ से थोड़ा नाराज़ भी थे। तो जनाब ज़बरदस्त के सेट पर पहली बार फ़िरोज़ और अमरीश पुरी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। हमारे फ़िरोज़ मियाँ उस वक्त असली धर्मात्मा वाले फ़िरोज़ खान से कम नहीं लग रहे थे। सफ़ेद सूट, फ्रिल लगी शर्ट और उस पर बो टाई बांधे, इसमें कोई शक नहीं कि फ़िरोज़ बहुत खूबसूरत और पुरकश नज़र आ रहे थे। हाइट में भी अमरीश पुरी से 2-4 इंच ज़्यादा ही होंगे। फ़िरोज़ अमरीश जी से जब पहली बार मिले तो ऐसे मिले जैसे किसी जूनियर आर्टिस्ट से मिल रहे हैं, और ख़ुद वो सुपरस्टार हो। फ़िरोज़ अपनी खूबसूरती और पर्सनैलिटी का रुआब अमरीश पुरी पर जमाना चाहते थे, ताकि कैमरा फेस करते वक्त फ़िरोज़ को अमरीश पुरी का कोई प्रेशर ना हो और वो अमरीश जी से बड़े विलन फिल्म में नज़र आएँ। असलियत तो ये थी कि फ़िरोज़ खुद अमरीश जी से अंदर ही अंदर घबराए हुए थे, और शायद इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। फ़िरोज़ और अमरीश जी ने साथ में 1-2 डायलॉग रिहर्सल की और थोड़ी ही देर में अमरीश जी को फ़िरोज़ समझ में आ गया और अमरीश जी अपना दामन बचाकर एक तरफ हो गए। अमरीश जी ने मुझसे दबे अल्फाज में कहा, बड़ा बदतमीज़ लड़का है, कौन है ये? मैंने कहा, नया है, नया नया जोश है।
अमरीश जी ने कहा, सारे जोश ठिकाने लग जाते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी आसानी से किसी को कुछ नहीं देती, और वो भी इस एटीट्यूड वाले को। मैंने कहा, सर लड़का बुरा नहीं है, असल में वो खुद आपसे घबराया हुआ है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। अमरीश जी ने खुद को शूट से पहले फिरोज़ के साथ रिहर्सल करने से बचाना शुरू कर दिया। फिरोज़ की परेशानी बढ़ती चली गई। उसे टेंशन था कि कहीं कैमरे के सामने वो अमरीश जी की परफॉर्मेंस के सामने उनसे दबा हुआ ना लगे। उस दिन सेट पर संजीव कुमार जी भी थे, वो ये सब तमाशा देख रहे थे। संजीव कुमार के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो एक्टर कैसे थे ये तो दुनिया जानती है, पर वो तफरीबाज कितने थे ये वही लोग जानते होंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया होगा। बहुत ही चुपके से तफरी लेते थे, खुद ज़रा नहीं हंसते थे और सामने वाले को कैसा बेवकूफ़ बनाते थे कि उसको कभी समझ में भी नहीं आए। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था उनका। संजीव जी ने फिरोज़ को समझाते हुए कहा, होती है इस तरह की घबराहट करीब करीब सभी के साथ। मैंने भी जब पहली बार दिलीप साहब के साथ फिल्म विधाता में काम किया था, मैं भी उनसे इसी तरह घबराया हुआ था, तो मैंने उसका एक रास्ता निकाला। मैं कुर्सी डाल के दिलीप साहब के पास थोड़ा पीछे ही बैठ गया और ऊंची आवाज़ में अपना डायलॉग याद करने लगा। उससे हुआ ये कि मेरी हिम्मत बढ़ने लगी और दिलीप साहब को थोड़ी देर में इससे उलझन सी होने लगी। वो वहाँ से उठकर चल दिए। अब दिलीप साहब जिधर जाते मैं उनके आसपास अपने डायलॉग की रिहर्सल करते पहुँच जाता। इस तरह से मेरी हिम्मत बढ़ती गई और दिलीप साहब का इरिटेशन गिर गया था। शॉट के बाद खुद दिलीप साहब ने मुझे गले लगाकर मुबारकबाद दी। फिरोज़ ने यह बात सुनी तो फिर क्या था, आ गई अमरीश पुरी के सर पर मुसीबत। चल दिए वो अमरीश पुरी के पीछे उनके सर पर सवार होने के लिए। फिरोज़ के चले जाने पर संजीव कुमार जिस तरह से मुस्कुराए, मैंने संजीव कुमार जी से पूछा, क्या हकीकत में आप दिलीप साहब से इतना घबराए हुए थे? वो बोले, नहीं, दिलीप साहब तो खुद इतनी रिहर्सल करते हैं कि सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। उनका बस चले तो सारा दिन रिहर्सल ही करते रहें, शूटिंग दूसरे दिन आकर करें। 15-20 रिहर्सल्स हो जाती हैं, 10-12 टेक, तब जाकर तो उनमें शूटिंग करने की गर्मी आती है। बस जनाब, सेट पर अमरीश जी के साथ जो तमाशा था वो देखने के काबिल था। जिधर जिधर अमरीश जी उधर उधर फिरोज़ अपना डायलॉग याद करते हुए, उन्हें रिहर्स करते हुए, उनके सामने अकड़ते हुए चलना, जहां अमरीश जी बैठे हों वहीं आसपास कुर्सी मंगाकर बैठ जाना और डायलॉग बोलते रहना। आलम यह हुआ कि अमरीश जी इतना परेशान हो गए कि हर शॉट के बाद मेकअप रूम भागकर चले जाते, और जब कोई असिस्टेंट डायरेक्टर शॉट के लिए उन्हें बुलाने जाता, वो आजिज़ी से ख़ुद को पंजाबी में जितनी गालियाँ आती थी देते हुए सेट पर आते थे। फिरोज़ का एक रिएक्शन शॉट था जिसमें उसे कहना था व्हाट। इस व्हाट लफ्ज़ की फिरोज़ ने इतनी प्रैक्टिस की थी सेट पर घूम घूम कर के पूछिए ना। तरह तरह से इस लफ्ज़ व्हाट को वेरिएशन देकर बोल बोल कर सबके कान पका दिए थे। व्हाट 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 व्हाट। तो साहब ये व्हाट व्हाट सुन के सबके कान पक गए थे। शॉट ये था कि फिरोज़ और अमरीश जी दोनों एक ही फ्रेम में हैं और उन्हें कोई परेशान करने वाली खबर उनका कोई हैंचमैन आकर देता है, जिसके रिएक्शन में फिरोज़ को व्हाट कहना था और अमरीश जी का साइलेंट रिएक्शन था। फाइनल टेक के वक्त हाल ये था कि अमरीश जी इतना कंफ्यूज हो गए थे कि फिरोज़ का डायलॉग व्हाट बार बार खुद बोल जाते थे। फिरोज़ उन्हें कहता, सर ये डायलॉग मेरा है। शॉट के इतने रिटेक हुए कि नाज़िर साहब ने कहा, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है अगर अमरीश जी ने ही बोल दिया। फिरोज़ बच्चों की तरह जिद कर बैठे, नहीं सर, मैं अपना डायलॉग नहीं दूंगा, ये डायलॉग व्हाट मेरा है, मैं ही बोलूँगा। अमरीश जी की भी खोपड़ी घूम चुकी थी। बोले, मुझे भी नहीं चाहिए खैरात का डायलॉग, तू ही बोल बेटा, मेरे मुंह पर लाकर ताला लगा दो। दोनों के बीच चल रही इस नोक झोंक का मज़ा सभी ले रहे थे, ख़ास तौर से संजीव कुमार, जो खुद का पैकअप हो जाने के बाद भी सेट पर इसलिए बैठे रहे कि उन्हें इस नोक झोंक में मज़ा आ रहा था। खैर जनाब, किसी तरह से शॉट ओके हुआ और नासिर साहब ने इत्मीनान की सांस ली। फिल्म ज़बरदस्त का क्लाइमेक्स महाबलेश्वर में टेबल टॉप पर शूट हो रहा था।
सीन ये था कि संजीव कुमार जो विलन अमरीश पुरी की हरकतों से अपने बीवी बच्चों से बिछड़ गए थे और वो सारी ज़िंदगी कानून से भागते भागते खुद भी मुजरिम बन गए थे, अब अपने बीवी बच्चों से मिलने के बाद अपने बेटे हीरो सनी देओल के साथ जीप में विलन अमरीश पुरी और उसके बेटे यानी फिरोज़ को दौड़ा रहे हैं। दोनों विलन बाप बेटे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जनाब, सारा दिन धूप में शूटिंग चली। अमरीश पुरी, जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 55 और 60 के बीच होगी, फिरोज़ के साथ दौड़ाए जाते रहे। फिरोज़ तो जवान आदमी थे, 24-25 साल उम्र रही होगी, दौड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन अमरीश पुरी की जो दौड़ दौड़ कर बैंड बजी वो देखने वाली थी। जितनी गालियां आती थी पंजाबी में सब अपने आप को दे डाली उस बंदे ने, कोई बची न थी। अमरीश जी बोले, मेरी माँ कहती थी मत जा फिल्मों में, वहाँ तुझे लोग बहुत मारेंगे। वो आज देख लिया। शॉट में दोनों आर्टिस्टों को साथ साथ दौड़ना होता था, वरना अगर एक आदमी आगे निकल गया या पीछे रह गया तो फ्रेम से बाहर हो जाता था। फिर शॉट को रिटेक करना पड़ता था। अमरीश जी फिरोज से रिक्वेस्ट करते रहे, बेटा थोड़ा धीरे दौड़, क्यों मेरी बैंड बजाने पर तुला हुआ है। लेकिन फिरोज कहाँ सुनने वाला। आज तो उसे अमरीश जी से जैसे पर्सनल बदला लेना था। जैसे तैसे शाम होते पैकअप हुआ। अमरीश पुरी ने जाते जाते प्रोड्यूसर रियाज भाई से कहा, एक फिल्म के अकाउंट में 3 फिल्मों की मेहनत करवाई है, याद रखूँगा जब अगली किसी फिल्म के लिए मेरे पास आएंगे। कट टू अमरीश जी फिल्म ज़बरदस्त की डबिंग करने के लिए BR स्टूडियो में आते हैं। डबिंग में अक्सर नासिर साहब नहीं आते थे। चीफ असिस्टेंट होने के नाते सारी डबिंग मुझे ही देखना पड़ती थी। अमरीश जी के सामने वो लूप चलता है जिसमें उन्हें दौड़ाया जा रहा है। अमरीश जी लूप देखने के बाद पूछते हैं, ये क्या है। मैंने कहा, सर वो जो आप दौड़ रहे हैं उसमें आपकी सांसें रिकॉर्ड करनी है। अमरीश जी बोले, मैं दौड़ रहा हूँ? कहाँ दौड़ रहा हूँ? ये 30-40 सेकंड भी नहीं होगा मेरा दौड़ना। कहाँ गए वो सारे शॉट्स जिसके लिए सारा दिन धूप में दौड़ा दौड़ा कर मेरी बैंड बजाई गई थी। मैंने समझाने के अंदाज में कहा, सर वो शॉट्स एडिटर को इसलिए काटना पड़े क्योंकि सीन बहुत लंबा हो रहा था और विलन के लिए सिंपैथी फील होने लगी थी। अमरीश जी की खोपड़ी बंद आ चुकी थी। बोले, ऊपर से सांसें निकालूं कि नीचे से निकाल के रिकॉर्ड करूं। हमारे रिकॉर्डर साहब बोले, आप जिधर से भी कंफर्टेबल हों, इफेक्ट अच्छा आना चाहिए। अमरीश जी झुंझलाए हुए बोले, शूटिंग में जान निकाली, अब बची कुची यहाँ डबिंग में निकालना चाहते हो? आज बिल्कुल रियल इफेक्ट देता हूँ। पता नहीं क्या था, अमरीश जी अपना गुस्सा ठंडा करना चाहते थे या कि हकीकत में डबिंग के लिए अपने आप को थका कर सांसों में इफेक्ट लाना चाहते थे। वो पागलों की तरह उचकने लगे। इसी बीच रिकॉर्डिंग रूम में अचानक से दिलीप साहब की एंट्री होती है। दिलीप साहब उन दिनों BR चोपड़ा की फिल्म मजदूर की डबिंग के लिए आए हुए थे। दिलीप साहब अमरीश जी को शीशे के उस तरफ यानी रिकॉर्डिंग थिएटर में पागलों की सी हरकतें करते देखकर पूछते हैं, ये क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हम दिलीप साहब से कहते हैं, असल में अमरीश जी शायद अपने आप को थका रहे हैं, उन्हें सीन के लिए अपनी सांसें रिकॉर्ड करनी है। दिलीप साहब के चेहरे पर हैरानी जाहिर होती है। वो मुस्कुराते हैं और रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर रिकॉर्डिंग थिएटर में वहाँ जाते हैं जहाँ अमरीश जी पागलों की तरह अभी भी उचक फान कर रहे थे। अचानक से अमरीश जी जब अपने सामने दिलीप साहब को देखते हैं तो बौखला से जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बोलें क्या कहें। दिलीप साहब आगे बढ़कर अमरीश जी को गले लगा लेते हैं और उनकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन की ढेर सारी तारीफ़ें करते हैं और रस्मी गुफ्तगू के बाद चले जाते हैं। दिलीप साहब के चले जाने के बाद अमरीश जी का गुस्सा ठंडा हो चुका था। अब वो खुशी में उसी तरह उचक रहे थे कि दिलीप साहब ने उनकी काम की तारीफ की। शायद अगर फिल्म मिस्टर इंडिया बनकर रिलीज हो चुकी होती तो अमरीश जी ज़रूर कहते, मोगैम्बो होश हुआ। फिल्म ज़बरदस्त रिलीज हुई और उम्मीद के मुताबिक फ्लॉप भी हो गई, लेकिन अमरीश जी के दिल की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। जनाब, अमरीश जी की फिल्म मिस्टर इंडिया बनकर रिलीज़ हो चुकी थी और वो नंबर 1 के विलन बन चुके थे। उन पर उनके अपने डायलॉग,
मोगैम्बो खुश हुआ का असर चढ़ चुका था। मैं टीनू आनंद साहब के साथ उनकी फिल्म शहंशाह में असिस्टेंट की हैसियत से काम करने लगा था। फिल्म शहंशाह में अमरीश जी मेन विलन थे। एक दिन उन्होंने मुझे सेट पर देखते ही मुझे बुलाया और पूछा, अगर मेरी याददाश्त गलत नहीं है तो तुम फिल्म ज़बरदस्त में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मैंने कहा, जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। अमरीश जी ने टनटनाती हुई आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने मेरी दौड़ने वाली सांसें रिकॉर्ड की थी, वो क्या हुई? मैंने फिल्म देखी थी, उसमें तो मुझे मेरी सांसें सुनाई नहीं दी। मेरी सांसें कौन ले गया? मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, अमरीश जी, आप एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप तो जानते हैं फिल्म मेकिंग किसी एक आदमी के हाथ का काम तो है नहीं। मिक्सिंग के वक्त हमारे मिक्सिंग करने वाले टेक्नीशियन को लगा यहाँ सांसों की ज़रूरत नहीं है। सांसों के लिए म्यूज़िक के वॉल्यूम को लो करना पड़ता था। इस तरह से आपकी सांसें म्यूज़िक के बिल्डअप को तोड़ रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा कि आपकी सांसें बंद कर दी और म्यूज़िक के वॉल्यूम को हाई रखा। मेरा जवाब सुनकर अमरीश जी बोले, बात में लॉजिक है। मोगैम्बो खुश हुआ। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विज़िट करके हमारी दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।